मैं बहुत छोटी हूं, वैसा ही वो भी, सिर्फ 2 दर्जे ऊपर वाली क्लास में। अपनी कोठी की घुमावदार सीढ़ियों पर बैठी मैं रंग बिरंगे चित्रों वाली किताब से सुनहले बालों वाली राजकुमारी की कहानी जोर जोर से पढ़ रही हूँ। वो ठोड़ी पर हाथ धरे सुन रहा है। एक थी राजकुमारी, वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहले थे। जब वो हंसती थी तो केतकी के फूल झड़ते थे, और जब रोती थी तो ढूर ढूर मोती। एक दिन राजकुमारी नदी में नहा रही थी। उसका एक सुनहला बाल टूट गया। राजकुमारी ने उस बाल को पत्तों के एक दोने में रखा और नदी की धारा में बहा दिया। धारा में बहते बहते दोना बहुत दूर निकल गया, जहां एक राजकुमार शिकार खेलने आया था। थके मांदे राजकुमार को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे आया। राजकुमार अंजलि में भरकर पानी पीने जा ही रहा था कि उसे बहते हुए दोने में सुनहला बाल दिखा। राजकुमार ने बाल निकाल लिया और अपने महल लौटकर हट कर बैठा राजा से कि पिताजी, मुझे तो सुनहले बालों वाली राजकुमारी चाहिए। तूने किसी राजा का राजमहल देखा है? अचानक वो थोड़ी से हाथ हटाकर पूछता है। नहीं तो, लेकिन एक बार पिताजी एक जागीरदार साहब की हवेली में ले गए थे। खूब बड़ी हवेली थी उनकी, तुम्हारी कोठी से भी खूब बड़ी। हाँ, बहुत। और राजा लोगों के महल उससे भी कहीं ज्यादा बड़े ना। और नहीं तो क्या, तुम्हारी पंच कुठरिया जितने हैं। वो ठिठकिलाकर हंस पड़ा। मैं खुद भी। उसकी पंच कुठरिया और राजमहल की आमने सामने कल्पना ही इतनी हास्यास्पद थी कि हम दोनों को हंसा हंसाकर लोटपोट किए दे रही थी। और बाकी आसपास कामकाज में लगे हुए छोटे बड़े लोग हमें अजीब बेवकूफी भरी और नागवार नजरों से घूरे जा रहे थे। पंचकुठुरिया हमारी कोठी के सामने बंजर मैदान में बनी एक अधफूटी सी इमारत थी, जिसमें एक सीधी कतार में 5 कोठरियां और 5 दालान किसी ने किराए पर उठा देने की गरज से बनवा दिए थे। इन्हीं में से एक कोठरी में वो अपने माँ बाप और छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो 2 दर्जा ऊपर, मैं 2 दर्जा नीचे। मैं तांगे से स्कूल जाती, वो पैदल। लेकिन तब भी हम घर से एक ही टाइम निकलते और एक ही टाइम लौटते, क्योंकि वो पैदल पैदल गली मैदान और छोटी पगडंडियों के सहारे फलांगता फलांगता जल्दी पहुंच जाता, जबकि मेरा तांगा चौड़ी तारकोली सड़क से हटो बचो पुकारता खदराता हुआ जाता। वो चप्पलें पहनता, मैं बक्सुए वाली सैंडलें। अक्सर जब मैं स्कूल से लौट कर तांगे से उतरती होती तो वो भी मैदान के बीचों बीच से रास्ता काट कर हाथ के बस्ते को चरखी की तरह घुमाता उछलता कूदता लौट रहा होता। फिर हम दोनों खूब बातें करते कि आज हमें ये पढ़ाया गया और हमें इस कविता की ये ट्यून बताई गई, हमें ये। हम अपनी सीखी कविताएं भी गाकर एक दूसरे को बताते और उस दिन के सीखे पहाड़े दोहराते। फिर वो अपनी पंच कुठरिया में चला जाता, मैं अपनी कोठी में। मुझे कोठी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उसे कोठी के अंदर आने की। ये कभी किसी ने कहा नहीं, बस एक समझी स्वीकारी हुई बात थी। उसके आने की कोई मनाही नहीं थी। वो आता, हम दोनों बाहर सायबान या अगल बगल अपने अहाते में उछल कूद लेते और साथ साथ ढेर सारी रंग बिरंगी कहानियां पढ़ लेते। वो कौतुक से पूछता, राजा लोगों के महल कितने बड़े होते होंगे आखिर, या फिर राजकुमारियां कितनी सुंदर होती होंगी। मैं ईर्ष्या से हुमक कर कहती, सोने चांदी के बाल होंगे तो सुंदर दिखेंगी ही, है कि नहीं। एकाएक वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने पूछा क्यों हंसा, तो बोला, मैं सोच रहा हूं अगर तेरे बाल सुनहले हो जाएं तो कैसी दिखेगी। यकायक अपने लिए इतनी जबरदस्त कल्पना मैं नहीं कर पाई। अचकचाकर बोली, अरे बुद्धू, मेरे बाल सोने के कहां से हो जाएंगे, मैं कोई राजकुमारी हूं। अच्छा तो चांदी के ही सही, रुपहले रुपहले बाल। एकाएक मुझे याद आया, रुपहले बाल तो बूढ़ी बुआ जी के हैं। अरे तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बिल्कुल बूढ़ी सी अच्छी, क्या खाक दिखूंगी। वहां क्यों नहीं दिखोगी, खूब अच्छी दिखोगी, खूब अच्छी, जैसी अभी दिखती है उससे भी ज्यादा अच्छी, चांदी के तारों जैसे बालों में। वो मेरी बूढ़ी की कल्पना के करीब फटके बिना वैसा ही मगन हंसता हुआ कहे जा रहा था। बेहद हंसोड़ था। नकलें भी बड़ी बढ़िया उतारता। स्कूल के टीचरों के डपटने, चपरासी के हड़काने और प्रार्थना वाले पंडित जी के नकनकाने की। हम जब भी इकट्ठे होते वो एक के बाद एक नकलें उतारता जाता, मैं खिलखिलाती जाती। फिर आदत ऐसी पड़ गई कि वो आसपास ना भी होता तो भी मैं उसकी किसी नकल वाली मुद्रा को सोचकर ही खिलखिला पड़ती। तब आसपास वाले फिर हमें हैरत से देखने लगते।
ये एक बहुत पुराना सिलसिला अभी तक अधेड़ हो जाने तक चला आता है। जाने अनजाने प्रसंगों के बीच अचानक उसकी कोई बात याद आ पड़ती है और मैं बस मुस्कुरा पड़ती हूँ। ध्यान तब आता है जब मेरे पति या बच्चे मुझे टोक कर होश में आने के लिए कहते हैं और क्षण भर के लिए मैं एक अनाम अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती हूँ। लेकिन चूंकि ऐसा बहुत कम ही होता है, जबकि मैं पति बच्चों से घिरी रहती हूँ, इसलिए मौका पाते ही वो खिड़की से अंदर फलांग लेता है और हमारी बेबात की हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। कभी कभी गंभीर वार्तालाप भी, जैसे एक दूसरे के डिब्बे का टिफिन खाते हुए। मैं कहती हूँ, तुम्हारे डिब्बे की रोटियां खूब नरम होती है ना? हाँ, मेरी माँ उनमें घर का ताजा मक्खन चुपड़ती है, बहुत थोड़ी सी शक्कर भी। तुम भी अपनी माँ से मक्खन चुपड़ने को कह दो। मैं कहती हूँ, मेरी माँ नहीं है, और उसका चेहरा हैरत से उतरता चला जाता है। तो तुम्हें टिफिन कौन देता है? मिसरानी। तुम्हारी चोटियां कौन गूंथता है? बड़ी बुआ जी। और बीमार पड़ने पर दवा कौन देता है? कभी पिताजी, कभी मिसरानी, कभी चमेली। और गलती करने पर चांटे कौन लगाता है? कोई नहीं। ये उसके लिए बेहद अजूबी बात थी। बस थोड़ी देर गुमसुम सुनता रहा, जैसे कहीं फटाफट नोट करता जा रहा हो, फिर एकदम पूछ गया, तुम्हें रात में कभी डर नहीं लगता? प्रश्न इतना छोटा नहीं था, इससे लंबा था और इससे बहुत गहरा भी, कि तब तुम क्या करती हो? ऐसे ही बड़ी बुआजी को बुलाने लगती हूं, पर उन्हें तो कम सुनाई पड़ता है ना। तो चमेली, लेकिन वो भी थकी होती है, उनिंदी आवाज में कहती है, अरे कहाँ, कुछ भी तो नहीं बिटिया, सो जाओ बिटिया। या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने को कहकर करवट बदल खुद सो जाती है। और मैं उससे पूछती हूं, तुम्हारी माँ है? कैसी है? वो उसी तरह खिलखिलाकर हंस पड़ा, मेरी माँ? तुम देखोगी तो खूब हंसोगी। वो तुम्हारी बुआजी की तरह सफेद झक साड़ी थोड़े ना, एकदम लुगड़ी फुगड़ी सी साड़ी पहनती है और सिंदूर का टीका लगाए चूल्हे में गोल गोल रोटियां फुलाती रहती है। क्रीम पाउडर कुछ नहीं उसके पास, लेकिन वो सिर्फ आधा सेर दूध में ही छाछ दही मक्खन सब कर लेती है और फिर उन्हीं उंगलियों से हाथ मुंह सब चिकना कर नहा लेती है और पैरों में ढेर सारा महावर लगा लेती है। तुम मुझे अपनी मां को दिखाओगे? हाँ चलना, लेकिन कैसे? ऐसे कि एक दिन मैं दोपहरी को चुपके से खिड़की फलांग गई थी और बेतहाशा उसका हाथ पकड़े हांफते हांफते पंचकुठरिया पहुंच गई थी। उसकी मां और बहनें मुझे देखकर चकित चमत्कृत थीं, जैसे वो कोई वर्जित लेकिन साहसिक काम कर गुजरा हो, कुछ बेहद दुर्लभ सी चीज उठा लाया हो। ये है राजी, है कोठी वालों की लड़की, राजरानी। उसकी मां मुझे किसी बड़ी प्यारी कोमल और कीमती वस्त्र की तरह मुग्ध दृष्टि से देखे जा रही थी। तुम्हारी मक्खन और शक्कर चुपड़ी रोटी रोज यही खाती है, इसे अपनी मिसरानी के तेल बोए पराठे, सब्जी और अचार बिल्कुल नहीं भाते। मोहन थाल और इमरतियां भी नहीं। वो प्रशंसा के भाव से बिल्कुल नहीं, सिर्फ हकीकत के तौर पर बयान करता जा रहा था। उसका छोटा भाई मेरी रेशमी फ्रॉक पर आराम से हाथ फेरता जा रहा था और उसकी बहनें मेरी बक्सुए वाली सैंडलें आंख बचा बचा कर देखे जा रही थीं। मैं उन सब की उस दिन की उपलब्धि थी। अचानक वो कह बैठा, इसके मां ही नहीं है। दुख सहानुभूति नहीं थी यहां भी, मात्र हकीकत बयानी। और तड़ाक, जैसे हर किसी के चमत्कृत से दिखते चेहरों पर सनसना कर कुछ बैठ गया हो। सबके चेहरे अवाक। तब वो जैसे सबको जगाता सा बोला, लेकिन इसके घर मिसरानी, चमेली, दरबान और बड़ी बुआजी हैं, भोपू वाला ग्रामोफोन और बघर्रे की खाले भी। इसके दरबान के पास भी कोट है और पिता के पास विलायती हैट। जैसे किसी दूसरे लोग की अजीबोगरीब बातें बता सुना रहा हो। खुद मैंने ही क्या कम अजूबी बातें देखी उसके यहां। मेरी फ्रॉक और बक्सुएदार सैंडलों का सम्मोहन तो बहुत थोड़ी देर ही रहा। उसके बाद तो उसकी एक बहन मेरे दोनों हाथ पकड़ तेज तेज चक्री घूमने लगी और दूसरी घर के सामने इकड़ी दुकड़ी खचाने लगी। छोटा भाई और बहन सड़कते गुजरते रंग बिरंगे गुब्बारों और पिपरी के लिए मां के कंधों पर झूल कर ठुनकने लगे। भाई तो इतना जिदियाया कि उसकी पीठ पर एक भरपूर धौल भी पड़ा धप से। इससे बाकी के सारे खिलखिलाकर हंसने लगे और भाई पैर फैलाकर चीखने लगा। तब तक बंदर के नाच वाला आ गया और सब बच्चों के साथ भाई भी रोना भूलकर नाच देखने के लिए भागा। लेकिन चूंकि उसका छुटका भाई बड़े बच्चों के बराबर तेज नहीं भाग सकता था, इसलिए बड़ी बहन ने उसे अपनी गोद में लाद सा लिया।
नाच देखकर लौटे तो उसकी माँ ने पीतल की एक चश्तरी में तुरत फुरत चूल्हे पर सिकी और जरा सी मक्खन चुपड़ी खूब नरम सी रोटी मुझे खाने को दी। फिर बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें अच्छी लगती है ना? मैंने खाते खाते हाँ में गर्दन हिलाई। मैंने अभी ही जरा सा मक्खन निकाल लिया, ये सब तो रोज ही खाते हैं। वो हंसा, इसका मतलब हम सब कल रूखी रोटी और नमक खाएंगे ना? तो क्या? उसका छोटा भाई बड़े भोलेपन से बोला, जो ये रोज आएगी तो हम रोज रूखी रोटी खाएंगे। सबके सब जोर से हंस पड़े। मां बोली, रोज इसे आने ही कौन देगा, अब इसे जल्दी से पहुंचाओ, नहीं तो इसे डांट पड़ेगी। उसकी मां ने ठीक ही कहा था। लौटने पर पिता की कड़कदार आवाज गूंजी और उसी के साथ एक भरपूर चाटा। बुआ जी जल्दी से खींच कर ले गई और मेरे गालों पर उभरी ललचौही कतारों पर मरहम मलने लगी। मरहम मलते मलते बुआ जी समझाती जा रही थी, अपनी खानदानी इज्जत और साख समझा कर, बेटी तेरे पिताजी की इससे तौहीनी होती है ना? तुझे क्या पता वे कोर्ट में कितने मुकदमों की पेशियां, कितना पैसा पानी की तरह बहाने के बाद तुझे तेरी मां से जीत कर लाए। उस दिन मैंने खबर की तरह जाना कि मेरी भी मां है। उतनी छोटी, मुझे खानदान, कोठी, दबदबा जैसे शब्द साफ साफ समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन तौहीनी का मतलब समझते वक्त अचानक मेरी आंखों में गर्म रोटी पर धरी एक छोटी सी मक्खन की डली पिघलने लगी। बस बड़े होने पर जाना कि चूंकि मेरे पिता मुझे खानदानी इज्जत के रूप में अपने दबदबे के बल पर कोर्ट से जीत कर लाए थे, इसलिए कहीं ना कहीं ये जरूर चाहते थे कि मैं उनकी बेटी की तरह रहूं, अपनी मां की बेटी की तरह नहीं। मेरी मां और मेरे पिता की यह कहानी मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ पर मुझसे उलझती ठोकरें लगाती रही। सारे मान सम्मान और समाज में बाइज्जत हाथों हाथ ली जाती हुई मैं अलग हो गई मां और अलग हो गए पिता की बेटी के दयनीय सच के सामने हमेशा जोड़ी गई। ससुराल में भी, बेटी बेटों के सामने भी सिर्फ चर्चा भारी, मेरी बुराई, आलोचना, कुछ नहीं। उस दिन के बाद फिर कभी नहीं गई उसके घर। हफ्ते 10 दिनों बुखार में पड़ी रही। अच्छा होने पर नौकरों को मेरी हर सुख सुविधा के लिए मिले निर्देशों की कड़ी निगरानी में कोठी में ही आंगन, दालान, बारजों, बरसातियों में टहलती भटकती रही। अचानक एक दिन देखा, एक ठेले पर कुछ खाट खटोली, गद्दे गद्दियां और चूल्हे चौके के मर्तबानों सहित सारा सामान लदा चला जा रहा था। वे सब भी उसी ठेले के पीछे पीछे जा रहे थे, उसी शहर में कहीं और रहने। मैं अब भी उसी शहर में हूं। पिता मुकदमे में जीती हुई अपनी प्यारी बेटी को इस कोठी सहित सारी जमीन जायदाद दे गए हैं। मेरे पति, बच्चे सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन मैं एक असंभव सी प्रतीक्षा कर रही हूं। अक्सर अंदर एक हलकोर सी उठती है जब लगता है कि वे सब के सब इसी शहर में कहीं होंगे। वो सब कुछ उस उम्र के साथ ही क्यों नहीं खत्म हो गया? क्यों एक कचोट सी अभी तक बाकी है, और किस बात की? क्यों वो उम्र की सारी सीढ़ियां फलांगता इन उतरती सीढ़ियों पर भी मुझसे पहले ही बैठा ठिलठिलाकर हंसता नजर आता है? जब भी उदास होती हूं वैसा ही खिलखिलाता, मैदान पार की पगडंडियों से दौड़ता वो मेरी खिड़की के रास्ते उचक कर अंदर फलांग जाता है। मेरी साड़ी तब चुन्नटदार फ्रॉकों में बदल जाती है और पांव में बक्सुए वाली सैंडल। राजी, आओ चलें। कहां? जंगली बेरों के भीटों पर, या फिर तुम्हारी कोठी के ही पिछवाड़े झाड़ झंखाड़ों के बीच लाल घुंघरों वाली घुंघचियां तोड़ने, पीतल की पत्तियों को पान बनाकर बीड़े लगाने और सूखी चिलबिलों से पतली चिरौंजियां निकालने। अरे इसे कैसे मालूम कि सचमुच मेरा मन कोठी की पुरानी दीवारों की दरारों में उगाए पीपल के पत्तों के पान बनाने को करता है, लाल घुंघचियां और सूखी चिलबिलें बीनने का भी। लेकिन मेरे पति, बच्चे, उनका नाश्ता, खाना, उस सबसे कोई रोकता थोड़ी है तुम्हें, सब सल्टा कर या उन्हीं के बीचों बीच। सचमुच जैसे अभी अचानक शीशे के सामने खड़े होकर माथे के दाहिने किनारे से उठती सफेद बालों की एक मुश्त कतार दिखी है। मन अनजाने अवसाद में डूबा है कि पीछे से वो ठिलठिलाकर हंस पड़ा है। मैं कहता था कि खूब अच्छी दिखेगी, खूब अच्छी, चांदी के तारों जैसे बालों में। बस मैं पूर्ण विश्वस्त परम निश्चिंतता से मुड़ गई हूं, जैसे माथे पर चांदी का ताज पहना हुआ हो। बाहर धाराधार बारिश हो रही है और दूर मैदान के बीचों बीच खड़ा चिलबिल का पेड़ भीग रहा है। मैं अचानक मुड़ी हूं और चमकीले कागजों पर पुरानी पत्रिकाओं से चिकने मोटे कागज निकालकर ढेर सारी छोटी बड़ी रंग बिरंगी नावें बनाने लगी हूं। मेरा समझदार बड़ा हो गया बेटा हैरत से टोकता है, मम्मी ये क्या? नावें, मैं खुशी से किलकती हुई कहती हूं। चलो इन्हें सड़क के किनारे तेजी से बहते पानी में बहाते हैं, थोड़ी नावें तू भी पकड़ ले।
हदबुद्धि सा वो पहले अचकचाता है, फिर बाकी बची नावें उठा लेता है। नावें हथेलियों में डुबकी चिड़ियों से दिखती हैं और बरसती बूंदों में मेरा हट रखने को ही मेरे पीछे पीछे आकर ढाल पर इकट्ठा हो तेजी से बहते पानी की धारा में एक के बाद एक नावें बहा देता है। मैं माथे का पानी निचोड़ती मुग्ध उत्फुल्ल देखती हूँ। नावें चली जा रही हैं, नाचती, थिरकती, अटकती, फिर बहती, तेज तेज ढलान की धार में। और अचानक एक सपना सा देखती हूँ मैं। बरसाती बरसात का ये हलकोड़ता पानी ढलानों से बहता हुआ एक कोठरी के दरवाजे से जा लगा है। वहां एक छोटा सा लड़का चहक कर एक नाव उठा लेता है और कौतूहल से देखता है उसमें रखा एक रुपैला चांदी के रेशे सवाल। इतनी अद्भुत कहानी है ना ये कहानी का शीर्षक है कागज की नावें चांदी के बाल और इसको लिखा है सूरबाला जी ने। सूरबाला जी बहुत बड़ी लेखिका हैं। उनका ये संग्रह है एक टुकड़ा कस्तूरी, प्रेम कहानियां। मुझे मिला इसकी पहली कहानी मैंने पढ़ी और पढ़ते ही मैं इस पर मुग्ध हो गया। कितनी प्यारी कहानी लिखी उन्होंने। आप चाहें तो ये संग्रह पढ़ सकते हैं। अमन प्रकाशन से आया है ये संग्रह। प्रेम कहानियां हैं, इसमें बहुत दिलचस्प प्रेम कहानियां हैं। दोस्तों आज के लिए बस।